जय भीम नवोदय। मेरे मेरे सामने सैयद नबी शाह जी है और अभी अभी नबी शाह जी ने भीम सेना में सदस्यता ग्रहण की है और नबी साहब का बहुत बड़ा अनुभव है। 45 साल का अनुभव है मुंबई में है और इन्होंने जो कार्य किए यानी समाज को उत्थान के लिए और गरीबों के लिए जो काम किए वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हमें इसका लाभ मिलेगा। और इनसे पूछना चाहता हूँ कि नबी जी, नमस्ते, सलाम वालेकुम, जय भीम। सलाम, जय भीम साहब। आप मुंबई में 45 साल से काम कर रहे हो जी। और मुंबई में जो झोपड़पट्टी है, चाहे झोपड़पट्टी बोलो, जो जितनी भी बड़ी बड़ी झोपड़पट्टी है, उस झोपड़पट्टी में अभी रीडेवलपमेंट हो रहा है, कई सालों से हो रहा है। जो बिल्डर गरीबों पे अत्याचार करते हो, उस बिल्डर के खिलाफ आप लड़ते हो, तो वो बिल्डरों ने आपके ऊपर कौन से अत्याचार किए? सर, मैं आपको सबसे पहले मेरा 40 साल का मुंबई का अनुभव बताना चाहता हूँ। मुंबई में एक जमाना था कि मिल और इंडस्ट्रीजों का राज चलता था, लेकिन यूपी सरकार जो 92 में 93 में आई, बीजेपी सेना, उन्होंने बाला साहब ने एक सपना दिया कि मुंबई के हर लोगों को घर मिलना चाहिए, तो उन्होंने ये सारे की योजना लाई। तो ये सारे की योजना का जो है बिल्डरों ने बहुत बड़ा गलत और दुरुपयोग इस्तेमाल करके अपनी तिजोरी भर दिए। और ये गरीबों के नाम से योजना, आप गरीब होते कौन है साहब? जो रोड पे खड़े रह के भीख मांगने वाला, वो नहीं। हर आदमी का एक सपना है, 100-100 साल पुरानी बिल्डिंग है, 70 साल पुरानी सलमों में रहते हैं। हर चाहता है कि हमारे परिवार के साथ में हम एक खुश अच्छे माहौल में अच्छे फ्लैट में रहना चाहते हैं। वो आज के बेस पे लोग रीडेवलपमेंट में बिल्डरों को अपना बसा बसाया घर हैंड ओवर कर देते हैं। और गवर्नमेंट ने अच्छी योजना बनाई कि 4 साल में उनको घर बना के देना है। या तो 4 साल छोड़ो, या हम लोग 15-20 साल से हम लोग खुद लटके हुए। मेरा खुद 7 साल हो गया तोड़ के सिवरी एरिया में, कोई नहीं है, जबकि हमारा 40 साल का अनुभव है। जितने भी सोशल पॉलिटिशियन लोग, बहुत से लोग हमारे सामने आए और बहुत से लोग इवन मिनिस्टर तक बन गए, मेयर तक बन गए। अभी वो मैं सब नाम नहीं गिनाऊंगा, लेकिन आपने मजलूम और गरीबों के लिए मुंबई में अपनी एक राष्ट्रीय भीम सेना को आपने मुंबई में लाए, उसका सबसे बड़ा स्वागत है। और मेरी आपसे पूरी उम्मीद है कि अगर आप मुंबई शहर में, आप गरीब गरीब मत बोलो, हर लोग जो बिल्डिंग में रहने वाले, मध्यम वर्ग रहने वाले, उनको सबको जोड़ के आप चलिए साहब। क्योंकि खाली झोपड़पट्टी, धारावी, साइंस, सिवरी, वडाला ये मत देखिए, जो बहुत से बिल्डिंगों में भी है। ऐसे कई हजार लोग जो है ना इफेक्टेड है ये रीडेवलपमेंट के नाम पे। आपने सुना होगा कि पहले अंग्रेज के खिलाफ जो लोग बोलते थे, तो उनको काला पानी में भेजा जाता था या उनको जेलों में डाला जाता था या फांसी में। आज ये दौर आ गया है, जो स्वतंत्र देश है भारत, उसमें जो लोग हक बात और सच बात कर रहे, सच बोल रहे, आज उन पे झूठे मुकदमे, झूठे केसेस डाल के उनको दबाया जा रहा है। आप पूरे मुंबई शहर में आप सर्वे कर लो साहब, कितने लोग सच बोलने के लिए मैदान में खड़े। कुछ एक संस्थाएं थी, अग्नि थी, पीसीजीटी थी, और भी बहुत से संस्थाएं थी, वो बेचारे आज सब ठंडे हो गए। नहीं, कोई संस्था है ये बात तो हाँ। सही है कि मैं 8 महीने से मुंबई का दौरा कर रहा हूँ और मैं कम से कम 80% मुंबई की झोपड़पट्टी में जा चुका हूँ। तो मैंने वहाँ अनुमान लगाया है कि जितने भी झोपड़पट्टी में रहने वाले बहुत गरीब लोग हैं, ये त्रस्त है और ये सिर्फ एक ही व्यक्ति से त्रस्त है, वो है बिल्डर। क्योंकि यहाँ पर जो भी बिल्डर है, बड़े बड़े जो और छोटे छोटे जो बिल्डर है, रीडेवलपमेंट के नाम से, रीडेवलपमेंट मुंबई में क्या होता है साथियों, मैं आपको बताता हूँ कि 20-25 या 100 झोपड़े को तोड़ के वहां पर जो झोपड़े में रहने वाले लोग हैं, उन्हें दूसरी जगह मकान दिया जाता है, वो बिल्डर देता है और उसका किराया भी बिल्डर देता है दूसरी जगह। और गवर्नमेंट का रूल है कि 4 साल के अंदर आप जो झोपड़े में रहने वाले लोग हैं उन्हें दूसरी जगह किराए में पलायन करे, यानी उनका वहाँ बंदोबस्त करे, रहने की व्यवस्था, पानी वानी की करे और उन्हें किराया भी दे। और वहाँ पर 4 साल के अंदर में वो बिल्डिंग यानी बना के, जितना भी बिल्डिंग उनको देना है उसको दे, बाकी जगह में आप स्वयं बिल्डिंग बनाए और वो बिल्डिंग उनके हाथ हैंड ओवर करे। परंतु यहाँ वैसा होता ही नहीं है। क्या बिल्डिंग झोपड़पट्टी और उनके मकानों को तोड़ा जाता है और उसके बाद 15-15 साल हो गए, उनका अभी तक किसी को मकान नहीं मिला। तो वही लड़ाई शाह जी जो लड़ रहे हैं, तो वह यहाँ देखा हो कि जितने भी बिल्डर है, यानी यहाँ के जो बिल्डर, ये किसी न किसी राजनीतिक पार्टियों से कनेक्टेड है। अगर हम उस बिल्डर के ऊपर ऑब्जेक्शन करना चाहे तो पता चलता है कि ये बिल्डर तो इस
नेता के लिए काम करता है। यहाँ पर जो बड़े लेवल के नेता लोग हैं, ये सब की कनेक्टिविटी एक में से जुड़ी हुई है, कोई किसी के विरोध में बोलता नहीं है। बिल्डर लोग यहाँ पर लोगों के ऊपर में अत्याचार कर रहे हैं। आप बिल्डर के खिलाफ कितने भी पुलिस में या कहाँ पर भी जाके आप उनके विरोध में अ, आंदोलन करे या पुलिस स्टेशन में एफआईआर किए, वहाँ उनके खिलाफ कुछ नहीं होता है। यहाँ बिल्कुल गुंडा राज शुरू है। और कई लोग इन गोर गरीबों को लेके मोर्चे आंदोलन करते हैं, अपना मैन पावर तैयार करते हैं, और फिर बाद में काम होने के बाद, आंदोलन मोर्चे होने के बाद में सब नेता बड़े नेता बन जाते हैं, बड़ी पार्टी बन जाती है, और गरीब लोग वहाँ के वहीं खड़े रहते हैं। तो शाह जी को बड़ा विश्वास था कि भीमसेना ने कुछ अच्छा काम करेंगे। मेरे से उनका मुलाकात हुई थी, इन्होंने ये बताया कि नहीं, हमें लड़ना है। और साहब, आप इस चीज के लिए लड़ सकते हो, क्योंकि जो नेता हमारे लिए खड़े होते थे वो बिकाऊ नेता थे, और हमने आप में देखा है कि आप लड़ने वाले लोग हैं, और आप अच्छे से लड़ सकते हैं। इसके लिए आपके साथ हम पूरे लोग, मुंबई के जितने भी झोपड़पट्टी वासी है, सब आप लोगों के साथ खड़े हो गए। तो शाह जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हम लोग इस आंदोलन को उग्र करें, उग्र है ना, बड़ा आंदोलन करें, एक बड़ी भूमिका दें, और मैं चाहता हूँ कि अ, इन सभी के न्याय के लिए, इनके अधिकार के लिए मैं रस्ते से उतर के एक बड़ा आंदोलन करने की बात कर रहा हूँ। तो हम लोगों को मुंबई की जितने भी झोपड़पट्टी है, बड़ी बड़ी झोपड़पट्टी है, एक एक झोपड़पट्टी में 50-50 हजार घर है। आप यकीन नहीं मान सकते, धारावी झोपड़पट्टी इतनी बड़ी झोपड़पट्टी है कि वो एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी कई किलोमीटर में बसी हुई है। और उसका रीडेवलपमेंट का ठेका किसे मिला? अडानी को मिला। तो अडानी इतने बड़ी जो झोपड़पट्टी है, उसका रीडेवलपमेंट कर रहा है, यानी मुंबई जैसे इलाकों में कई हजार एकड़ जगह उसको मुफ्त में मिलने वाली है। तो यही बात और मैं बताने वाला था कि हमें किसी भी प्रकार से अडानी जैसे बिल्डरों को हमें रोकना है, और इसलिए मैं बिल्कुल तन मन धन से आप लोगों के साथ हम लोग सब मिलके काम करेंगे। तो आप मुझे ये बताओ कि हमें प्रचार और हमें वहाँ के रहने वाले को किस तरीके से हमें अपनी बात रखना है और इस आंदोलन के लिए तैयार करना है, अन्यथा हम लोग नहीं लड़ सकते। अभी आपने तो अडानी साहब का बहुत बड़ी बात की साहब। पवई के अंदर हीरानंदानी साहब को आज से 30-35 साल पहले गवर्नमेंट ने गरीबों को बसाने के लिए पूरा पवई लेक उनको दिया था। अब वहाँ गरीब तो बसे नहीं, अमीर बस गए। लेकिन बड़े आंदोलन के बाद में बहुत से संगठन, बहुत से संस्थाओं ने आंदोलन किए, तो कुछ एक गरीबों को वहाँ घर मिल गया पवई में, जो आज जिसकी वैल्यू 1.5-2.5 करोड़ रुपया है। तो जब आंदोलन संघर्ष करने वाले लोग खत्म हो जाएंगे, पहले थे तो उनको मिला भी। अभी धारावी को क्यों ले रहे साहब? अभी जो बॉम्बे, साउथ बॉम्बे है, साउथ बॉम्बे के अंदर कितनी बिल्डिंग है, तो क्या है, बिल्डिंगों में रहने वाले सब अमीर होते हैं? सब रोज मजदूरी करने वाले, रोज कमाने खाने वाले, उनकी बिल्डिंगें गिर जाती है, बिल्डिंगें टूट जाती है, रीडेवलपमेंट में जाती है, ना उनको भाड़ा मिलता है, ना उनको टाइम पे पदेशन मिलता है। अगर ये आंदोलन अगर मुंबई शहर में जिसने भी चला लिया और जिसने भी इसको आवाज उठा के लोगों को न्याय देने का काम किया, वो मुंबई पे राज करेगा। जैसे कि दूसरे और भी संगठन, सूचना वगैरह, ये सब गोर गरीबों के लिए काम करती थी। कब? जब तक बाड़ा साहब का कंट्रोल था। उसमें ज्यादातर दलित समाज के लोग भी रहते थे, मुस्लिम समाज के लोग भी रहते थे, सारे समाज के लोग रहते थे। तो लोगों को न्याय, लेकिन अब तो न्याय तो मिलना सोच दूर की बात है, सोच भी नहीं सकता है। अक्सर आप हर प्रोजेक्ट में देखो, रीडेवलपमेंट में कितनी कमेटियां बनती है, कितने प्रोटेस्ट होते हैं, कितना क्या क्या होता है, लास्ट में वो कोर्ट में जाके थक जाते हैं, पैसा निकाले कोर्ट, और बिल्डरों के पास में बड़े बड़े लॉयर खड़े हो जाते, साधारण आदमी के पास में छोटे मोटे लॉयर रहते, बरोबर जवाब नहीं दे पाते। फिर एक आदमी जो महीना 5-25 हजार रुपया या 10-20 हजार रुपया कमाता है, वो कमाएगा क्या, अपनी बाल बच्चों को संभालेगा क्या, और कोर्ट कचहरी में दौड़ेगा क्या? उसी तरह से मेजोरिटी टूटते 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 जीरो जीरो पॉइंट पे आ जाती। तो एक टूटता है तो 10 उसका उदाहरण देता है। देखा ना, 10 लोग लड़ रहे थे, उनकी क्या हालत हुई, उनके घरे टूट गए और उनके कर्जे में आ गए, वो बंबई छोड़ के कल्याण के बाहर चले गए। तो वो 2 लोगों का देख के 80 लोग बेचारे आंदोलन में जुड़ते नहीं है साहब, ये बात आपको क्लियर कर। और ये काम है, जिस एरिया का नगर सेवक है, जो एरिया का आमदार है, ये पूरी के पूरी उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ के स्थानिक लोगों को साथ दे और उनके लिए लड़े।
साहब अभी तो वो तो टॉर्च लेके ढूंढना पड़ रहा है। तो फिर उनको साथ कौन देगा? अब पब्लिक भी बेवकूफ है जो, नहीं तो कुछ ना कुछ हाँ तो करना चाहिए। लेकिन साहब मेरा एक्सपीरियंस है, जब हम लोग संगठनों में काम करते थे, लड़ते थे, तो हम लोग का एक लक्ष्य होता था कि लोगों को न्याय मिले, और न्याय अगर मिलना शुरू हो जाएगा ना, तो साहब मैं समझता हूँ कि भारत की 80% जो गरीब जनता है ना, वो खुशहाल हो जाएगी। सारा डिपेंड होता है न्याय पे। अब मैं एक छोटा मोटा कारोबार करने वाला आदमी, अपने घर परिवार को चलाने वाला आदमी, माँ बाप को, आज मैंने आंदोलन किया, मेरा घर तोड़ दिए, मेरा दुकान तोड़ दिए, यानी मैं खुद अब गरीब में से महागरीब में आ गया, लेकिन दिखने में अच्छा दिख रहा हूँ। तो ऐसे कई लोग हैं। अब समाज सोचता है कि गरीब हो, भीख मांगना। इसका इलाज ये, देखो बाबा, आपकी जो इसका इलाज ये है कि आपने जो भीमसेना बनाया, बाबा साहब अम्बेडकर और शिवाजी महाराज, ये दोनों का एक लक्ष्य था कि लोगों को इंसाफ मिले, गौर गरीबों को न्याय मिले। ये बाबा साहब ने एक संविधान बनाया। और शिवाजी महाराज छत्रपति ने एक स्वराज कायम किया कि महाराष्ट्र के अंदर अगर जन स्वराज रहेगा तो ये महाराष्ट्र खुशहाल रहेगा न। और आज सब लोग बाबा साहब को भी यूज कर रहे, शिवाजी महाराज को भी यूज कर रहे, लेकिन उनका जो दिया हुआ आदेश है उसको कोई पालन नहीं कर रहा है। ना शिवाजी महाराज का कोई कर रहा है, ना बाबा साहब अम्बेडकर का कर रहा है। इसमें बेचारी भोली वाली जो पब्लिक है वो इलेक्शन में जाके वोट दे के आती है। तो हम लोग इस समस्या का हल कैसा? तो साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी, जैसा भी प्रकाश अम्बेडकर साहब है या आप जैसे लोग, और भी जो भी संगठन में जो गौर गरीबों के लिए लड़ना चाहते हैं, मेरा तो उनसे पूरा के पूरा साहब आपसे भी वो रिक्वेस्ट है कि आप भी संगठन को उठाइए, एक आदमी जुड़े रहे। जब आप करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे तो एक दिन आप कामयाब होंगे। इसी तरह से सारी पार्टियां, कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी ने भी तो कितना संघर्ष करते करते आज सत्ता पे आ गए। हमने जब मुंबई में कार्यालय बनाया है और हमारी जो पार्टी है, तो हम इस पार्टी के माध्यम से हम सत्ता में आना चाहते हैं। तो सत्ता में आने के लिए हमें वोट कौन देगा? तो हमें वोट देने वाले वो लोग होते हैं जिसके लिए हम लोग काम करते हैं। हाँ बिल्कुल सही, हम न्याय दिला के देते हैं। तो मैं वही चाह रहा हूँ कि अमीरों को, मुंबई में अमीर इतने अमीर है कि उनके घर में बाजू में भी कोई मरा तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उनको पता नहीं चलता। पर गरीब यहाँ पर इतने लोग हैं, और यही गरीब लोग हैं जो जिनके लिए हम संघर्ष करेंगे, यही गरीब हमें यहाँ पर जीत के देंगे और यहाँ पर हमारी सत्ता होगी। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारी सत्ता लाने के लिए हमें इन गरीबों के, इन लोगों के पास जाना है। इनकी इनकी बिल्कुल सही, उनकी जो भी दुख है, सुविधा, इनको जो सुविधा नहीं मिल रही है वो सुविधा इनको दिला के देना, हासिल करके देना है। संघर्ष करना है, बिल्डर से लड़ना है, एसआरई योजना, माड़ा, ये सब अधिकारी से, जितने भी पुलिस इनके ऊपर अत्याचार करती है, हमें इन लोगों के साथ खड़े रह के इनका मुकाबला करना है। तो अगर हम यहाँ पर कामयाब होते हैं, आप जैसे लोग हम लोगों के साथ जुड़े हुए और भी लोग अगर जुड़ते हैं, तो हम कामयाब होंगे। तो जब हम कामयाब होंगे तभी हम इन लोगों को न्याय दिला सकते हैं। तो यही बात हम लोग, मैं चाहता हूँ कि यही बात इन लोगों की बस्तियों में, जहाँ जहाँ बस्तियाँ है, जहाँ जहाँ लोग हैं, वहाँ जाके अपनी बात रखें कि हमें मिलके लड़ना है। अगर हम मिलके लड़ेंगे, हम ताकतवर बनेंगे, तो हम इस जो पूंजीपति बिल्डर लोग हैं, इनसे हम लोग लड़ सकते हैं। बिल्कुल सही, हम लोग नहीं लड़ सकते। तो यही मैसेज को मैं मुंबई में देना चाहता हूँ। बिल्कुल सही। आज जितनी भी पॉलिटिक्स पार्टी, इनको ज्यादातर वोट कौन देता है? गरीब लोग ही देते हैं और मध्यम वर्ग देता है, अमीर लोग तो निकलते भी नहीं। पर अभी गरीब लोगों को तो पता चल गया है ना कि हमें वोट नहीं मिल रहा है, हमें न्याय नहीं मिल रहा है, तो पता चल गया ना। बहुत जितने भी राजनीतिक पार्टी है, कोई भी पार्टी हो, शिवसेना हो या मनसेना हो या यहाँ कांग्रेस, बीजेपी, जितनी भी पार्टी है, अभी यहाँ के लोगों को तो पता चल गया कि ये चारों पार्टी हमें न्याय नहीं दे सकती है। पर हम भी हमारा वजूद रखना चाहते हैं, हम भी अपनी बात रखना चाहते हैं। अगर हम हमारी बात नहीं रखेंगे, हम हमारी काबिलियत नहीं दिखाएंगे, हम हमारा नेतृत्व नहीं दिखाएंगे, तो उन्हें कैसा यकीन होगा कि हम उनके लिए लड़ सकते हैं। तो हमें एक अवसर मिला, मैं ये मानता हूँ, मुंबई में कार्यालय होने से हमें एक अवसर मिला। वो अवसर हमें उससे फायदा लेना है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये अवसर के माध्यम से ऐसी समाज सेवा को लेके और ऐसे अनुभवी लोगों को लेके हम लोग मुंबई में बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है। हम सत्ता में हासिल होने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि हम सब मिलकर, मुंबई वासी, जितने भी झोपड़पट्टी है, जितने भी हमारे लोग हैं जो भीम सेना को चाहते हैं, हम सब लोग मिलकर एक नया जन आंदोलन
खड़ा करेंगे। फिर से मैं इनका एक बार धन्यवाद मैं एक सर बोलता हूँ कि आज लोग, ये काम है कारपोरेशन का, मंत्रालय में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका, आज लोग 80% ने 90% लोग किस पे डिपेंड हो गए? न्यायालय पे, कि कोर्ट क्या ऑर्डर देगा, कोर्ट का ही काम रह गया ये सब चीज। और ये जो कारपोरेशन है, जो मंत्रालय, तो फिर इनका काम क्या रह गया? आज उठा के सोटा आदमी कोर्ट में चला, कोर्ट में, तो कोर्ट ही सब कुछ करेगा, तो फिर ये विधानसभा, कारपोरेशन, ये सब, ये बात समझ में आ गई है हाँ, कि जो जो पैसा जिनको, फेंकता है हाँ, उनका काम, गरीबों से या अधिकारियों को कोई लेना देना नहीं है। तो उसके लिए भी अधिकारियों को सीधा करने के लिए भीमसेना के माध्यम बहुत अच्छा उपयोग है। जितने भी अधिकारी हैं उनको एंटी करप्शन में फंसा दो, जो भी अधिकारी उनके मुंह को काली खोद दो। तो इस तरीके का हमें आंदोलन करना होगा, ताकि हमारा एक दहशत निर्माण होना चाहिए अधिकारी के ऊपर में। अगर झोपड़पट्टी और ये भीमसेना के जो भी काम है, अगर हम वो काम नहीं करेंगे तो ये लोग हमें एंटी करप्शन में भी फंसा सकते हैं, हमारे मुंह पे काले की भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके की हमारी प्लानिंग होना चाहिए, इस तरीके का हमारा संघर्ष होना चाहिए। फिर हमारे पास में कार्यकर्ता है, तो कार्यकर्ता को हम लोगों ने यही बात हमें बताना है कि हमें किसी भी हालात में हमें न्याय चाहिए। तो न्याय पाने के लिए हमें लड़ना होगा, और लड़ने के लिए कोई सीमा नहीं है। हम किसी भी तरीके से लड़ने को तैयार है, जो छोटी लड़ाई हो या बड़ी लड़ाई हो, या पुलिस की लड़ाई हो या जेल की लड़ाई हो, हर लड़ाई के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। जब हम हर लड़ाई के लिए तैयार रहेंगे तो ही हमारा वर्चस्व मुंबई शहर जैसे शहर में कायम रहे। सर ये आपने जो बोले ये मैंने कर चुका हूँ, और करने के बाद में मेरा घर टूट गया, मेरे पे केसेस हो गए, और ये सब झूठे एफआईआर, झूठे लॉन्चेस हो गए, तो इसका क्या सोल्यूशन है? एक मामूली आदमी निकालेगा साहब, कॉमन आदमी क्या निकालेगा? संगठित लोगों से असंगठित लोग नहीं लड़ सकते, संगठित लोगों से असंगठित लोग नहीं लड़ सकते। ठीक है, संगठन बना के हम उनसे लड़ सकते तो ही कामयाब हो सकते हैं। अगर तुम अकेले अकेले लड़ोगे, तुम्हारे घर के तुम्हारा को एक्सीडेंट करके तुम्हारा मर्डर भी किया जाएगा, वो तो घर तोड़ने की बात है। तो अकेले अकेले को ये लोग इसी तरीके से मारते ही, अभी से नहीं, ये 50 साल से चल रहा है। आप जो बात बोल रहे हैं, और मैं बार बार आपको यही समझा रहा था कि अकेले लड़ने से आपका नुकसान ही होगा, संगठन से लड़ने से ताकत बनेगी, एक उम्मीद की किरण जगी है। हम ताकत से लड़ेंगे और हम अपना काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।